Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the allergies. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So without any delay, let's start. बात करते हैं एलर्जीज़ के बारे में। पहली बात तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत अलग अलग तरीके के फॉरेन एंटीजन्स घूम ही रहे होते हैं, जो हमारे लिए एटलीस्ट फॉरेन है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से एंटीजन्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होते हैं, जैसे कि पोलन हो गए, माइट्स, डस्ट के अंदर माइट्स होते हैं ना, वो हो गए। या फिर अगर नॉर्मली भी हम देखते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ना पीनट से भी एलर्जी होती है, या फिर स्ट्रॉबेरी से, या फिर कोई भी अलग अलग आइटम हो सकता है। जैसे किसी किसी को एग से एलर्जी होती है, तो अलग अलग तरीके से एलर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारी एयर में ही वो सारे के सारे एंटीजन्स हो, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एंटीजन जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, समझ में आता है ना, कॉमन कोल्ड वायरस की, या फिर कोई भी अलग अलग तरीके के वायरस जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। समझ में आता है कि उनके लिए हमारी बॉडी जो है, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल एंटीजन्स हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन, वो हमें हार्म पहुँचाने नहीं आया है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन है, फॉरेन एंटीजन जैसा है, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि जिन लोगों को एलर्जी नहीं भी है, उनके लिए भी अगर कोई बाहर का एंटीजन जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। लेकिन वो रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि हमें कॉन्स्टेंटली छींकें आने लग जाएँ, या फिर हमारी बॉडी में कम्प्लीटली रैशेस पड़ जाएँ, या रेडनेस हो जाए, है ना, हमारी आँखों में से आंसू आना बंद ही ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर कोई भी एंटीजन किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर भी जाएगा पहली बार या कैसे भी, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी उसकी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करेगी, चाहे वो पोलन हो, चाहे वो एग हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एलर्जी है ना, उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनको उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एलर्जन जो है, एलर्जन तो नहीं, लेकिन ये जो एंटीजन है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है मेरे लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के लिए। तो उसकी उस कंडीशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों के अंदर पोलन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, एग्स हम लोग खाते हैं, या फिर पीनट्स खाते हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, डस्ट के थ्रू हमें एक आध छींके आ जाए, समझ में आता है। लेकिन कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें होते रहना, जब तक आप उस पर्टिकुलर एलर्जन के कॉन्टैक्ट में हो तब तक, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और इसी चीज़ को हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक। एलर्जी ना आजकल की जो पेरेंट्स हैं, वो बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कि वो धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते और बहुत सारा इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड रहते हैं। उनके अंदर, यानी कि आजकल की जनरेशन के अंदर, या फिर जो भी इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, उनके अंदर एलर्जी की चीज़ें जो हैं, या एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। अलग अलग एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस यानी कि एंटीजन जिनके अगेंस्ट लोगों के अंदर एलर्जी जनरेट हो रही है। अलग अलग तरीके से एंटीजन्स हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन, या फिर एनिमल डेंडर, है ना, या फिर एग हो गया, जैसे मैंने बताया, पीनट्स हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हो सकती है, मशरूम हो सकता है, अलग अलग फूड आइटम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ में जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डस्ट होती है, डस्ट के अंदर माइट्स होते हैं, उनके थ्रू भी, मतलब उनसे भी एलर्जी क्रिएट हो सकती है। अब एलर्जी में एक्जैक्टली क्या होता है, एलर्जी में होता यह है कि जैसे नॉर्मली हमने जैसा पढ़ा था अभी तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वैसे ही सेम चीज़ें चल रही होती हैं, बस यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो IgE टाइप होती हैं। जब नॉर्मल कोई बैक्टीरिया आया है, कोई वायरस आया फर्स्ट टाइम, या कैसी भी चीज़ें, तो उस कंडीशन में IgM एंटीबॉडी होती है, और लेटेस्ट स्टेजेस में IgG प्रोड्यूस होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बॉडी एलर्जी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, तब उस कंडीशन में IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये IgE एंटीबॉडी जाकर के इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो मास्ट सेल पे और बेसोफिल्स पे, इओसिनोफिल्स पे होते हैं, और यहाँ पर जो बेसोफिल है या फिर मास्ट सेल है, वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। देखो, पहली बात तो होता क्या है ना, कि जब जो बेसोफिल्स हैं अगर वो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं तो उन्हें बेसोफिल बोलोगे, लेकिन जब ये बेसोफिल पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे जाकर के अपना चीज़ें करेंगे तो उनको मास्ट सेल्स बोलने लगते हैं, ठीक है। अब आप बेसोफिल बोल सकते हो, आप मास्ट सेल्स बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, और ये इन्हीं क्या बोल सकते हो, इन्हीं केमिकल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन, है ना, रेडनेस, या फिर इचिंग, और कॉन्स्टेंटली स्नीजिंग, वीजिंग, ऐसे करके चीज़ें होने लग जाती हैं इन्हीं केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे इन चीज़ों का सल्यूशन लेने के लिए, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको जो लाइकली एलर्जेंस हैं
उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके देखेगा एक एक बार में। जैसे मान लो समबडी इज़ एलर्जिक टू मशरूम, ठीक है, तो वो पहले आपसे पूछेगा, आपकी हिस्ट्री निकालेगा, उसके बाद में आपको उसी तरीके से एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में ला के देखेगा। और जो भी एलर्जन होगा ऑब्वियस सी बात है उसके साथ में आपको वापस एलर्जी फेस करने को मिलेंगी, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ हो सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर कि उनको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर म्यूकस भर जाता है, तो कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है ना वो थोड़ी बहुत नहीं होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है कि हमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, साथ ही साथ में रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, ये तो थोड़ा नॉर्मल साउंड करता है, स्नीजिंग हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कम्प्लीटली म्यूकस भरे जा रहा है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस तरीके से जो डॉक्टर्स है वो अपना ट्रीटमेंट देखते हैं। अब बात करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करता है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करता है, अब यहाँ पे जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे वो हो रहे थे हिस्टामिन, सेरोटोनिन मास्ट सेल से या फिर बेसोफिल से, ठीक है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है उसी की अगेंस्ट यानी कि एंटी हिस्टामिन जिन ड्रग्स के अंदर होता है वो देते हैं। जैसे कि एविल है ना, एविल एक मेडिसिन होती है जिसके अंदर एंटी हिस्टामिन होता है, यानी कि एंटी एलर्जिक रिएक्शन से वो क्रिएट करता है, या फिर एंटी एलर्जिक होता है, तो वो नॉर्मल जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रेडिनेस को कम करता है। मतलब आप ये समझ सकते हो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें हो रही होती हैं हिस्टामिन के और सेरोटोनिन के थ्रू, तो डॉक्टर क्या करता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के थ्रू इन सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ में हमारी एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिनमें एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स मिलते हैं, तो वो भी देता है ताकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाए, ठीक है। और एलर्जी में ये और होता है कि जब तक आप एलर्जन के कांटेक्ट में हो तब तक आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद में जब वो आप उसके दूर चले जाओगे तो एलर्जी की जो जो भी आपके सिम्टम्स दिख रहे थे वो कम हो जाएंगे या नील हो जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे बिल्कुल ही। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।